हाँ जी, हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई एम नवदीप फ्रॉम एनके ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज हम नीट के जो है वो फिजिक्स के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जिनका पेपर 7 मई को है 2023। उनके लिए ये लेक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। पीवाईक्यू और स्पेशली डीपीपी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए वीडियो के साथ और शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट आज का लेक्चर है फिजिक्स का। तो बेटा थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लेते हैं कि फिजिक्स का पैटर्न क्या होगा नीट का। तो आपको पता है नीट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि वो सिलेबस रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन बेटा इसी के साथ ही उसने आपको एक चॉइस दे दी है। 2 सेक्शन होंगे फिजिक्स में, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ए सेक्शन में 35 बेटा होंगे, जो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं। और बेटा जो बी सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपने सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। याद रखना, जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे चेक वही होंगे सिर्फ। तो इसी से ही 140 और 40 180, इसका मतलब पूरे 180 के 180 मार्क्स हम लेंगे इन वीडियोस के थ्रू। तो बेटा पहला लेक्चर हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि नीट ने प्रीवियस ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर में से। बेटा देखिए 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं, और डायमेंशन के बेस पर तो 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बेटा 2021 में भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2020 में 4 क्वेश्चंस जो है नीट ने वो पूछे थे। बेटा 2019 में 2 क्वेश्चंस, 18 में 1, 17 में 1, 16 में 1, और ऐसे ही क्वेश्चन। इसका मतलब रिसेंटली 2 इयर्स और 3 इयर्स में 3 और 4 क्वेश्चंस नीट इस चैप्टर में से पूछ लेता है। तो अब हमने क्या करना है, ये 3 हमने जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन अपने पक्के कर लेने हैं कंसेप्ट समझ कर बेटा। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिन चीजों को मेजर कर लेते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम देख सकते हैं, तो दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड इन द टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे लेंथ होगी, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब अगर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात करूं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बेटा कौन सी होती हैं? जैसे सैडनेस होगी, सैडनेस को मेजर नहीं कर सकते। लव को बेटा मेजर नहीं कर सकते, कितना कोई किसी से प्यार करता है। प्यार का मतलब बेटा अगर अपने पेरेंट्स से, आप अपनी बुक से प्यार करते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये क्या होगी बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बेटा कौन सी होती है? जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेटा 3 टाइप की होती हैं। ये 3 टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पर आती हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल को हम बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी है बेटा? लेंथ होगी, टाइम हो गया, मास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। तो ये कहीं से नहीं आई। ठीक है जी। आगे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, बाकी जो क्वांटिटीज है वो इनको मिला के, इनको यूज करके बनी है बेटा। लेकिन ये जो है ये कौन सी है? बेसिक क्वांटिटीज बेटा, जो कहीं से नहीं आई, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा अगर बात करें लेंथ की ऐसा यूनिट बेटा मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, मास की केजी होती है, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें कैंडेला होती है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड टेम्परेचर की केल्विन होती है। याद रखना सेल्सियस नहीं होती, टेम्परेचर की केल्विन होती है, और साथ में इसके क्या आगे बेटा? सिंबल्स आगे। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको फंडामेंटल से ड्राइव किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे हमारे पास आगे वेलोसिटी बेटा। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या? एक तरह की लेंथ ही है,
और टाइम नीचे आ गया। अब देखो वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड करेगी, विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नाम से ही बेटा पता लग गया, ड्राइव्ड, ड्राइव करना, कहां से ड्राइव करना, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। खुद देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ पर और टाइम पर। लेंथ और टाइम बेटा दोनों ही क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है। इसका मतलब वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी और लेंथ और टाइम पर वो डिपेंड करेगी, ठीक है जी। और बहुत सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, जैसे बेटा एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। तो वेलोसिटी का आपके पास सिंबल क्या, फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाय टाइम, और ये लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बेटा क्या होगी, डायराइव्ड क्वांटिटीज होगी। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर बेटा आती हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री बेटा क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, एंगल को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटीज यूज की जाती हैं। सबसे पहले बेटा आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन सा होता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे ये कोन बनाया मैंने बेटा, इट इज अ कोन, ये कोन बनाया, और अगर मैं बात करूं इस वाली चीज की, ये वाली, ये एंगल को मेजर करना है तो आप बड़े आराम से डी के साथ मेजर कर सकते हो, ठीक है जी, या प्रोटेक्टर के साथ मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। ये वाला एंगल नॉर्मली, यानी कि जब बेटा बात आ गई 2D की, 2 डिमेंशन की बात आ गई, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। प्लेन एंगल जैसे सिंपली अगर बात कर लें, ये देखिए, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है और ये हमारे पास रेडियस है, और ए से लेके बी तक एक मैंने आर्क ड्रॉ यहां पे कर दी। तो अगर थीटा देखे प्लेन एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क बाय रेडियस। तो ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हो, प्लेन एंगल फाइंड कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो ये आर्क बाय रेडियस का थीटा है, ये थीटा किसमें होगा, ये होगा रेडियन में, रेडियन। ऑलरेडी मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। और आपको पता है 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। और अगर आप 1 डिग्री की बात करोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो बेटा ये कन्वर्जेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चीज देख लो, अगर 1 डिग्री आपने देखना है और इसकी स्मॉलेस्ट जो टर्म है वो कौन सी होगी, 60 मिनट। बेटा अगर 1 मिनट की बात करें तो वो कितना होगा, 60 सेकेंड होगा। तो ये सारी की सारी किसमें आ रही है बेटा, प्लेन एंगल। छोटे से छोटा एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा 2D की बात कर रहे हैं, 2D में 2 डिमेंशन में प्लेन एंगल की बात होगी। बेटा अगर हम बात करें सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D में आएगा। जैसे अगर घर में आपको पता है कि आप आइसक्रीम खाते हो, कोन ये आ गई, समझ लो ना, ये कोन की शेप बना दी मैंने। ये वाला जो एंगल हो गया बेटा अंदर वाला इंटरनल एंगल, जो ये एंगल हो गया, इस एंगल को बेटा क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। तो बेटा सॉलिड एंगल जो होगा वो हमेशा 3 डिमेंशन में मेजर किया जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो, यहां पे ये देखिए, लेट अस सपोज यहां पे ये एक सॉलिड एंगल बना कुछ ऐसे, और ये वाला इसका क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया। और ये वाला एंगल को मान लेते हैं हम स्टेरेडियन, जिसको ओमेगा के साथ हमने डिनोट किया। तो सॉलिड एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया, सरफेस एरिया, स्पेशली सरफेस का एरिया बाय रेडियस स्क्वायर स्टेरेडियन। बात याद रख लो, सॉलिड एंगल 3D के लिए, प्लेन एंगल 2D के लिए। प्लेन एंगल की रेडियन यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की बेटा स्टेरेडियन यूनिट होती है। तो ये 3 हमारे पास बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमने पढ़ ली हैं। फर्स्ट नंबर पर बेसिक क्वांटिटीज जो कहीं से नहीं आई, 7 क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद बेटा डेराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं। जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं सभी किस पर डिपेंड करेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो एंगल को मेजर करती हैं। आई होप आपको समझ लग गया होगा अच्छी तरीके से। तो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट्स हैं, उसकी कन्वर्जेंस है जो आपको याद रखनी है जी, पॉइंट टू पॉइंट सारे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। बेटा फर्स्ट नंबर पर फर्मी, 1 फर्मी आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है। सेकंड नंबर पर बेटा आंगस्ट्रॉम, 1 आंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के।
नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी इसको कहते हैं बेटा 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया। बेटा ये 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर, लाइट ईयर कई बार नॉर्मल क्लास के जो पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है कि ये एक डिस्टेंस की यूनिट है कि टाइम की, तो मोस्टली बच्चे लाइट ईयर ईयर्स देख के टाइम कर देते हैं जी, लेकिन ये डिस्टेंस की बेटा यूनिट है। लाइट ईयर होता क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में वैक्यूम में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, डेट इज लाइट ईयर। तो बेटा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर पर बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो ये सन है, ये अर्थ है, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वही क्या बनेगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरे नंबर पर बेटा आ जाता है पार सेकेंड। पार सेकेंड क्या है? ये बेटा एक रेडियस है। कैसा रेडियस है ये? मान लो O एक सेंटर है सर्कल का और A से हमने एक आर्क ड्रॉ की B तक, और ये आर्क की बेटा लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए, और ये आर्क सेंटर से 1 सेकेंड का एंगल बनाना चाहिए, तभी ये वाला जो आपके पास OA होगा ये 1 पार सेकेंड होगा। तो 1 पार सेकेंड पता लग गया बेटा क्या होता है? ये एक रेडियस होता है जिसमें आर्क एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होगी, और जो ये आर्क है ये एंगल कितना बनाएगी बेटा? 1 सेकेंड का। काफी आसान था, ये तो हो गया। पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बेटा 2 कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हैं लाइट ईयर और पार सेकेंड के लिए। लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने? 6.3 इंटू 10⁻4। और बेटा पार सेकेंड जो है इतने लाइट ईयर के इक्वल है। कन्वर्जन याद कर लो, सारा काम खत्म। एस्ट्रोनॉमी आंगस्ट्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं पर आ जाता है 10⁻10 मीटर आप लिख सकते हो। बेटा नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स आ जाती हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स मेजरिंग एरिया मेजर करने के लिए 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, एंड बेटा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कई बार क्वेश्चंस में हमें चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ये चीजें जरूरी है। बेटा लार्ज मासेस के लिए 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 kg, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg। और बेटा 1 CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टर्म्स उठाई हैं जो आपने अपने माइंड में रखना है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस। 101% 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। बेटा कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो। बेटा डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस क्या होती हैं? दीज आर द बेस पावर्स। फंडामेंटल की क्वांटिटीज की कुछ पावर बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। बेटा एग्जांपल के लिए देखिए डेंसिटी है हमारे पास। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास तो क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर देखिए मास बाय ये लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों ही तो लेंथ है, ये तीनों तो एक तरह का डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं। तो ये नीचे हो गया L⁻3, यानी कि मास आपके पास 1 आ गया, L⁻³ आ गई, ये बेटा ऊपर जाके -3 हो जाएगी। इसका मतलब अगर डेंसिटी के डायमेंशंस देखें 1 इन मास में है और -3 इन लेंथ में है। तो डायमेंशंस होते क्या है बेटा? दीज आर जस्ट द बेस पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आगे करेंगे और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। तो बेटा डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है, सिंबल उसका लिखना है कैसे? MLT की फॉर्म में। सबसे पहले याद रख लो मास लेंथ टाइम। डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखे जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन की जब हमने बेटा उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या लिखा था? डायमेंशंस आर द बेस पावर्स।
ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लेके आना पड़ेगा जी। बेटा लेंथ के लिए आप एल यूज करोगे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T0। मास के लिए m, टाइम के लिए t लिख सकते हो। अगर बेटा कहीं पर करंट आ गया तो करंट के लिए आप क्या लिखोगे, एम्पियर A। अगर कहीं पर टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर के लिए बेटा क्या लिखोगे आप, केल्विन। तो ये भी चीज याद रखनी है, एम्पियर और केल्विन भी कहीं ना कहीं यूज होंगे, तो ये आपने चीज करनी है। तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं कुछ ना कुछ। क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? सबसे पहले बात आती है लेंथ। बेटा लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस, वेवलेंथ, डायमीटर, हाइट, विड्थ, जो मर्जी आ जाए, ठीक है जी। तो इसका डायमेंशन जो है वो L ही होगा। इसका बेटा डायमेंशन जो है वो सिर्फ L ही होगा। बेटा स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लें, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन दोनों के सेम होते हैं। क्यों? अगर मैं स्पीड का बेटा फॉर्मूला देखूं, क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर वेलोसिटी का देखें तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बेटा है तो सेम ही, वो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों तो लेंथ ही एक तरह की। डिस्टेंस का आ गया L और टाइम का आ गया T। बेटा इसको लिखेंगे LT-1, या क्या लिख सकते हैं, M0 L1 T-1। ये तो काफी आसान हो गया जी। ऐसे ही इसका करेंगे, इसका भी सेम ऐसे ही है, L/T आ गया और सेम इसी में ही चलेगा। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी का बेटा सेम ही होगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा एक चीज बेटा, अगर कोई भी डायमेंशन आपने निकालना है आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। 101% अगर फॉर्मूलाज आपको पता है, आप उसको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करके डायमेंशंस लिख सकते हो। फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, डायमेंशन याद नहीं करने, फॉर्मूला याद करना है आपने। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v/t हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को लिख सकते हैं L1 T-1 और टाइम नीचे t आ गया, तो ये टाइम ऊपर माइनस का चला जाएगा, तो टाइम माइनस का जाके L1 T-2। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, m0 L1 T-2। लो जी सिंपल हो गया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया। फोर्स बेटा क्या होती है, फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद कीजिए, बार बार बेटा यही चीज कह रहा हूं मैं, यही चीज आपको कह रहा हूं। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m आ गया मास, एक्सेलरेशन L1 T-2, अभी तो निकाला, लीजिए जी ये हो गया m1 L1 T-2। बेटा वर्क या एनर्जी दोनों के डिमेंशन सेम होते हैं, जितना वर्क किया उतनी एनर्जी यूज हुई, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला वर्क डन का अगर देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स का भी निकाला हमने, m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का बेटा L आ गया, तो ये क्या बन गया, m1 L2 T-2। वाह जी वाह, क्या बात हो गया जी। बेटा पार की बात करें, पार का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का मतलब अभी निकाला हमने, m1 L2 T-2, नीचे टाइम ऊपर चला गया, इट मींस m1 L2 T-3, ये पार का डायमेंशन बन गया। तो बेटा फॉर्मूला अगर आपको आता है तो डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो आप। हाँ जी बेटा, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से होते हैं और डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं। डायमेंशनलेस जो है जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गए, या न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होगी, या बेटा लॉग के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है, वो भी डायमेंशनल कांस्टेंट माने जाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, तो ये सारे के सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं जिनका कोई डिमेंशन नहीं होता। और बेटा कुछ होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो फॉर्मूला के अंदर आ जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर लें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा कौन सा हो गया, आपको पता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, F = Gmm/r², मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ एनी बॉडी इन द यूनिवर्स। तो बेटा यहां पे अगर आप इसके g के डिमेंशन निकालना चाहो तो कितने होंगे, Fr²/m × m। तो बेटा g = f के डिमेंशन आपको पता है m1 L1 T-2, और बेटा r² के L2 हो गया, और नीचे कितने हो गए m2। इसका मतलब फाइनली अगर देखें डिमेंशन इसके g के क्या आ गए, m-1 L3 T-2। तो बेटा ये डिमेंशन हो गए इसके, इसीलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसके डायमेंशंस जो है वो होंगे। दूसरा जैसे बेटा प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, आपको पता है
एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से आप एच के डिमेंशंस निकाल सकते हो, ऊपर एनर्जी आ गया, नीचे न्यू फ्रीक्वेंसी आ गया। आपको पता है फ्रीक्वेंसी के t-1 होते हैं। इसको सॉल्व करके आप इसके भी डिमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो बेटा मेन चीज क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बार बार वही चीज है कि अगर फॉर्मूला आपको आता है तो देन आप डायमेंशन वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं अब। तो बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको पता है डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस होती हैं, कन्वर्ट करना यूनिट्स को एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में, दूसरे नंबर पर डेरिवेशन करनी है, और तीसरे नंबर पर चेकिंग द करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसमें आ जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। तो बेटा कन्वर्जन में आपको सबसे पहले ये तो पता है यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं। सबसे पहले एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या है, जो फुट है उसको किसके लिए यूज किया जाता था, लेंथ के लिए। बेटा मास के लिए पाउंड यूज होता था, और सेकेंड टाइम के लिए। दूसरे नंबर पर बेटा सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर जो है वो लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम, और सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए। बेटा तीसरे नंबर पर जो था हमारे पास डेट इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, और आजकल एसआई सिस्टम चल रहा है जो एमकेएस के बेस पर है। तो हमने यही करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी समझने वाला है, देखिए ध्यान से। वी नो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। अब ये आया कहाँ से, हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आप उसको लिखना चाहो, मान लो किसी चीज़ का मास है, कोई Q1 क्वांटिटी है, उसका मास है जी 30 kg, ठीक है जी। अगर इसी क्वांटिटी को आप लिखना चाहो Q1 को ही, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 30 × 1000 ग्राम। तो ये कितना आ गया, 30,000। इसका मतलब एक क्वांटिटी को 2 यूनिट्स में आप लिख सकते हो, एक क्वांटिटी को 2 यूनिट्स में लिख सकते हो। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा उसकी यूनिट कम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम उसकी यूनिट ज़्यादा। तो यही हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक क्वांटिटी है, एक N1 हो गया 30 U1 kg, N2 हो गया 30,000, U2 कितना हो गया, ग्राम हो गया। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मान लो U1 जो है, मान लो जो kg लिखा हुआ है हमारे पास, उसके जो डायमेंशंस हैं m1⁴a, l1⁴b, t1⁴c, ऐसे ही हमने U2 के निकाल दिए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये U1 और U2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करनी है, ये वाले पार्ट पे U1 और U2 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, और हमने क्या करना है, N2 की वैल्यू निकालनी है। ये U2 बेटा नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास बेटा कुछ ये फॉर्मूला जो है वो बनेगा। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो बेटा ये क्वेश्चन मान लो आ गया, हमने 1 न्यूटन को किस में, डाइन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा, फोर्स की। सबसे पहले तो फोर्स के डिमेंशन हमें पता होने चाहिए, क्या होते हैं, m1 l1 t-2, ये हो गए इसके डायमेंशंस। यहां से ABC की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू बेटा 1 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। 1 न्यूटन मतलब N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए न्यूटन जो है वो SI यूनिट है फोर्स की, और CGS यूनिट जो होती है उसको हम कहते हैं डाइन। SI के अकॉर्डिंग m1 l1 और t1 मान लो, CGS के अकॉर्डिंग m2 l2 और t2 मान लो। अब SI के सिस्टम के अकॉर्डिंग, SI सिस्टम MKS के बेस पर है। m1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 kg, बेटा l1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर, और t1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेकेंड। और m2 की बात कर लेते हैं, m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ग्राम, l2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर, और t2 की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेकेंड। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, सारा काम अब इसका आ गया, क्योंकि हमने मेनली कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। तो N2 की वैल्यू हमने मेनली निकालनी है। N1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 न्यूटन में कन्वर्ट करना था, ये आ गया 1। बेटा m1 की वैल्यू है 1 kg, m2 की 1 ग्राम, यानी कि 1 kg और 1 ग्राम रेज़ टू पावर 1, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी। ऐसे बेटा L1 बाई L2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, T1 बाई T2 की, और B और C की वैल्यू।
जब आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आ रही है, L1 बाई L2 बेटा आ गया 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेस टू पावर 1, और तीसरी वैल्यू T1 बाई T2 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेस टू पावर -2। बेटा ये तो कटिंग होगी, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगा। N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 एज इट इज़ 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम इंटू 1 मीटर, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल। बेटा N2 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 और 100 यानी कि 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। तो बेटा ये इसकी पहली एप्लीकेशन आ गई जिसमें हमने क्या किया, कन्वर्ट किया वन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। तो बेटा ये पहली एप्लीकेशन थी। बेटा सेकंड नंबर पर सेकंड एप्लीकेशन आती है कि चेकिंग द करेक्टनेस। उसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्ड यूज किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है कि वही फॉर्मूला बेटा करेक्ट होगा जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम होंगे, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम होंगे, दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, in which the dimensions of the various fundamental units on one side of the relation are equal to the other respective dimensions on the other side of the relation। बेटा इसमें एक चीज समझ लो छोटी सी कि L प्लस L इज इक्वल टू L, L माइनस L इज इक्वल टू L। डायमेंशन में ये चीज बेटा आपने याद रखनी है कि अगर लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हो तो वो लेंथ ही रहेगी। अगर आप इसको लिखते हो 2L तो ये बेटा गलत है, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तभी बेटा लेंथ आएगी, और लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तभी बेटा लेंथ आएगी। तो इसको याद रखना है। अभी इसके एक एग्जांपल करते हैं हम। तो एग्जांपल देखिए, जैसे बड़ी फेमस इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। आपको पता है काइनेमेटिक इक्वेशन है मोशन की, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पहले बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी L1t माइनस 1। राइट हैंड साइड की बेटा बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा u प्लस AT। बेटा u मतलब ये भी वेलोसिटी है इनिशियल L1t माइनस 1, a एक्सेलरेशन यानी कि L1t माइनस 2, और साथ में t टाइम, और साथ में बेटा t टाइम आ गया। सो L1t माइनस 1 प्लस L1t माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये सेम क्वांटिटी ही रहेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लीजिए, डायमेंशन सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम है तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई और करके देख लो आप। F इज इक्वल टू mv² बाई आर। आपको पता बेटा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है m1 L1t माइनस 2, और बेटा राइट हैंड साइड मास आ गया, वेलोसिटी का हो गया L1t माइनस 1, और पावर ये 2 होगी, और नीचे बेटा रेडियस लेंथ होगी, विच इज इक्वल टू ये कितना आ गया m1 L2t माइनस 2, नीचे L2 आ गया बेटा, सॉरी ओनली L आ गया, और ये आ गया m1 L1t माइनस 2। तो बेटा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगी, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं क्वांटिटी के, ठीक है, जिस इक्वेशन के, वही फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा कह रहे हैं। बस ये चीज इसमें याद रखना कि L प्लस L L ही होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। बेटा थर्ड एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने क्या करना है बेटा, ड्राइव करना है। तो ड्राइव करना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर गया, T इज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच मे डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, यानी कि m पर m की पावर a, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बेटा l की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। जब भी बेटा कोई ऐसी चीज आ जाए, एक क्वांटिटीज कुछ क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हैं, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a l b g c ऐसे लिख दो, a b c की फॉर्म में।
अब आपने एक कांस्टेंट डालना, लेट अस सपोज ये कांस्टेंट k है, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c एज इट इज रखो। अब बेटा क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशंस लिखने शुरू करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना टाइम है, इसको लिख सकते हैं m0 l0 t1। राइट हैंड साइड बेटा k तो कांस्टेंट है, m मतलब मास की पावर कितनी आ गई a, बेटा l लेंथ की पावर कितनी आ गई b, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू सेम वही होगी, क्या होगी l1 t माइनस 2 बेटा, ये हो गया जी यहाँ पे c। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना शुरू करना है, सॉल्व करने के बाद इक्वेट कर देना है इसको जी, इज इक्वल टू k आ गया बेटा m की पावर a, l की पावर ये b प्लस c और t की पावर माइनस 2c, ये b प्लस सी आ गया, t की पावर माइनस 2c आ गया। अब बेटा इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं बोथ साइड। m की पावर a है, m की पावर 0 है, a की पावर कितनी आ गई बेटा 0, l की पावर b प्लस सी है, b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड 0 है, और राइट हैंड साइड t की पावर माइनस 2c, राइट हैंड साइड कितनी आ गई 1, यानी कि c की पावर आ गई माइनस 1/2, और अगर यहाँ पे पुट करेंगे b की पावर कितनी आ गई 1/2। बेटा a b c की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब आपने क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज को उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना। जब आप पुट करोगे तो देखिए क्या चीज आ रही है, t इज इक्वल टू के m की पावर a आपके पास 0 आ रहा है, l की पावर b यानी कि 1/2, और c मतलब g की पावर कितनी आ गई 1/2। तो बेटा इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के l/g, किसी चीज की पावर 0 है वो तो 1 ही हो गया, l/g आ गया किसमें, रूट में, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। 2 पाई कॉन्स्टेंट होता है अगर तो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो आप उसको k ही रहने दोगे। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं और इसके भी चांसेस हैं आने के, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा ये थे हमारे पास डायमेंशंस के कुछ टॉपिक्स। आपने क्या करना है, मेनली पहले नंबर पे फॉर्मूलाज याद कीजिए। जब फॉर्मूलाज आपको याद हो गए सारे, फिर डायमेंशंस इजीली हो जाएगा। 3 एप्लीकेशंस हैं, एक कन्वर्टिंग द टर्म, दूसरे नंबर पर बेटा चेकिंग द करेक्टनेस, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आती है, एंड तीसरे नंबर पर बेटा आएगा डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। ये चीज़ें याद कर लो अच्छी तरीके से, और फिर आपका जो ये 2-3 क्वेश्चन है इसके, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लीजिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, आपने मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4 इनमें से चूज करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहाँ से आया है, g इज इक्वल टू FR² बाई m इंटू एम। बेटा अगर इसके डायमेंशंस निकालना चाहें तो कितना आएगा, m1 l1 t माइनस 2, क्योंकि फोर्स के हो गए ये, फिर रेडियस l2 हो गया, बेटा नीचे m2 हो गया, यानी कि m-1 l1 t माइनस 2, 1 और 2 3, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया। इसका मतलब a का आ गया बेटा सेकंड, ए का सेकंड इसमें और इसमें, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं। अब चलते हैं सेकंड नंबर पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी पता आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, -g/m/r। तो बेटा निकाल दो यहाँ से, तो g की वैल्यू कितनी होगी, m-1 l3 t-2, और 2m है यानी कि m2 आ गया और नीचे l आ गया, तो बेटा ये आ गया m1 l2 t-2। लो जी, b की वैल्यू आ गई 4th बेटा, 4th ऑप्शन b का आ गया। तो b का 4 फर्स्ट और इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये भी गया। अब फर्स्ट और सेकंड इनमें दोनों में हमने निकालना है। तो बेटा तीसरे नंबर पर आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का हमें पता है क्या होता है जी, वर्क डन बाय मास। तो ये कितना आ जाएगा जी, वर्क डन यानी कि एनर्जी gm/r ओनली। तो इसमें आपने एक m कैंसिल कर दिया, यानी कि l2t-2 आ जाएगा, l2t-2, यानी कि d का जो है वो फर्स्ट, c का सॉरी बेटा c का फर्स्ट हो गया, c का फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। और लास्ट में आपको पता है ग्रेविटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ से एक आप m जो है वो कट कर सकते हो, फोर्स पर यूनिट मास मतलब gm/r²। तो ये यहाँ से नीचे r² हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डिमेंशंस।
dimensions but not units, no units and no dimensions, both units and both dimensions, both units and dimensions. तो बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर, प्लेन एंगल ऑलरेडी आपको पता है रेडियन इसकी यूनिट होती है, एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो बेटा आर्क क्या है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इसका डिमेंशन है ही नहीं कोई, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन होती है। दूसरे नंबर पर अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो ऊपर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, और नीचे रेडियस स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पर भी ऐसी है कि इसके डिमेंशंस तो है ही नहीं, लेकिन यूनिट इसकी होती है स्टेरेडियन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो बेटा करेक्ट है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीट 2022 का, डिमेंशंस ऑफ m1 l1 t -2 a -2 बिलोंग्स टू। तो बेटा इसके देखने हमने डिमेंशंस क्या होंगे। फर्स्ट नंबर पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेल्फ इंडक्टेंस है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। बेटा अगर फॉर्मूला ही नहीं आपको आते होंगे कैसे आप डिमेंशंस इसके पता लगाओगे। फॉर्मूले मस्ट हैं, फॉर्मूले हर एक क्वांटिटी के आपको याद करने पड़ेंगे। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपको पता है बी इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, याद रखना बेटा एरिया है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला था लोरेंट्ज फोर्स का। बेटा यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो एफ बाई क्यू वी, तो एफ फोर्स कितनी होगी जी m1 l1 t -2, और क्यू है मतलब चार्ज। बेटा आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल देनी है आई इंटू टी, यानी कि ये आ गया एम्पेयर इंटू टाइम, और बेटा नीचे v वेलोसिटी l1 t -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूले लिख दिए। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, l1 से l1 कैंसिल, t से ये t कैंसिल हो गया, m1 t -2 a -1। तो बेटा ये b के डायमेंशंस आ गए। ये a करंट का है एम्पेयर का, और ये a एरिया है। यहाँ पे पुट करोगे b की वैल्यू कितना आ गया, m1 t -2 a -1, और एरिया बेटा L2 आ गया, यानी कि इसके डायमेंशन आ गए m1 t -2 a -1 और L2। तो ये तो है ही नहीं, फर्स्ट कट हो गया जी, फर्स्ट तो है ही नहीं ऑप्शन में। दूसरा बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, आपको पता है फाई इज इक्वल टू एल आई फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, एल इज इक्वल टू फाई बाई कितना आ गया बेटा आई। तो फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी निकाला है, यानी कि m1 t -2 L2 a -1 बाई बेटा कितना आ गया a, m1 l -2 t -2 a बेटा -2 आ गया। तो ये भी नहीं है जी, सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं है। तीसरे नंबर पर आ गई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, म्यू नॉर, यानी कि आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉर बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला बायट-सैवर्ट्स लॉ से आया है, यहाँ से म्यू नॉर के निकाल सकते हो डिमेंशंस। कई बार म्यू नॉर बाय बेटा 4 पाई भी पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो म्यू नॉर है वही म्यू नॉर बाय 4 पाई है, क्योंकि 4 पाई क्या है जी, डिमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ से म्यू नॉर बाय 4 पाई की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी, बी आर स्क्वायर बाय आई डी एल। तो बेटा बी के डिमेंशंस ऑलरेडी यहाँ से निकाले थे हमने, m1 t -2 a -1 बाय आई डी एल, ये a आ गया, डी एल का l आ गया बेटा, और यहाँ पे कितना आ गया m1 l, आई डी एल नीचे ही आएगा ना, अब बी आर स्क्वायर ये नीचे आ गया, आई डी एल नीचे आ गया, ठीक है जी। तो बेटा m1 आ गया l की पावर -1, a की पावर -2, t की पावर -2, ये तो -1 आ रहा है जी। अच्छा बेटा ऊपर आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो बेटा ये हो गया जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी m1 l1 a -2 t -2। और लास्ट में अगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की निकालनी है वैल्यू, तो आपको पता है कूलम्स लॉ से आ गई हुई है वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट बेटा ऊपर ले जाओ, नीचे कितना आएगा 1/4 पाई q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एफ। आप इसके भी डिमेंशंस निकाल सकते हो, तो ईजिली है ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशंस ऑफ एनर्जी बताइए। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो थर्ड एप्लीकेशन हमने की थी, डिपेंड कर रहे हैं, ये नीट 2021 में आया हुआ है। तो क्या करोगे, आपने एनर्जी के निकालने हैं, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगी बेटा, एक एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी, तीसरा टाइम पे डिपेंड करेगी।
ठीक है जी। आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू के एफ रेस टू पावर ए रेस टू पावर बी, टी रेस टू पावर सी, दोनों साइड डिमेंशन लिखो, एनर्जी का डिमेंशन सेम एज वर्क डन, तो कितना हो जाएगा m1 L2 t माइनस टू इज इक्वल टू, बेटा के आ गया एज इट इज एफ के, m1 L1 t माइनस टू रेस टू पावर ए, एसेलरेशन L1 t माइनस टू, ये b हो गया, टाइम का c हो गया। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर आपने इक्वेट करना है m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पे देखिए m की पावर a है, m की पावर 1 है, a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पे। दूसरे नंबर पर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है बेटा, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 ही आ गई। बेटा अब आ गई तीसरी वैल्यू 2a माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू, कितना आ गया बेटा, माइनस टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c इज इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस 4 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 4, c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब f की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 2, c ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बेटा नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, तो ये आपको फॉर्मूला दिया है, p इज इक्वल टू बेटा पी नॉर एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू पी नॉर ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। लीजिए अब देखिए ध्यान से, p बाय पी नॉर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ऑलरेडी आपको बताया था डायमेंशनलेस कांस्टेंट है एक्सपोनेंट, अगर e की पावर कुछ आ रही है, लॉग के साथ कुछ आ रहा है, वो सारा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है टी स्क्वायर, इसको सम कांस्टेंट वैल्यू हमने दे दी। ठीक है जी। अगर यहाँ से आपने करना क्या, अल्फा कांस्टेंट है, टी टाइम है, कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इज इक्वल टू के बाय टी स्क्वायर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू के कोई सम कांस्टेंट है और टी की पावर कितनी होगी, माइनस टू होगी। इसका मतलब बेटा डायमेंशंस है माइनस टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डायमेंशंस कितने हैं, माइनस टू। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, कंसेप्ट को पकड़ना है, किसके डायमेंशंस है किसके डायमेंशंस नहीं है। बेटा जितना पढ़ सकते हो बेटा उतना पढ़ो, मिनिमम 12 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए नीट को करने के लिए। ठीक है जी। अगर करना चाहते हो नीट को क्रैक तो पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेटा ये था आज का लेक्चर हमारा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ना, अपनी रिवीजन करना, और डीपीपी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। ठीक है जी। पीडीएफ की फॉर्म में प्रिंट निकलवाओ, आराम से क्वेश्चन अपने सॉल्व करो और 3 मार्क्स अपने जो हैं वो बिल्कुल आप पक्के कर लो। थैंक यू सो मच।